हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। आप सभी का वाईफाई एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज शुरुआत करते हैं। आज हम लोग इस सेशन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपको कवर करा दिए जाएंगे। और बट ये जो आपकी रिसेंट में एग्ज़ाम है उसके लिए पॉइंट ऑफ ब्यूटी ये बहुत बढ़िया सेशन रहने वाला है, तो लगातार देखिएगा क्योंकि ये सेशन हम आज हमारी 4 तारीख है। आज हमारे 3 सेशन आएंगे, ये हमारा सेशन है। और उसके बाद में हमारा 5 को आएगा, 6 को तो आपको एग्ज़ाम में देना है और 7 को भी देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़रूर बनता है पेपर में। तो पहला क्वेश्चन क्या है आप देखिएगा स्क्रीन पे। शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग जो हमारा है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, पूरा का पूरा है। यानी कि कह सकते हैं कितना, तो ये आप कह सकते हैं कि जो 95% हमारा 1935 से लिया गया है। इसके अलावा कई अन्य देश भी शामिल हैं इसमें, जिनकी सहायता से ये हमारा जो संविधान है मिलकर बना है। यानी कि कह सकते हैं कि जो वहाँ पे नियम और कानून थे उसमें से जो हमको अच्छा लगा, जो हमारे भारत देश के लिए अच्छा था, उसको मैंने अपने भारत के संविधान में शामिल कर लिया। तो जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका होगा। अगर जुडिशियल रिव्यू इसी को बोलते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति निहित है हमारे भारत के संविधान में, तो अनुच्छेद 61 ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको अमेरिका याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें आएंगी, वो आपको यहाँ याद रखनी पड़ेंगी। और बाकी बात करते हैं, जैसे यहाँ पे जो दिया गया है डिटेल, उसको आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर यहाँ पर आपको याद नहीं है। तो ब्रिटेन की बात करें, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और द्विसदनी प्रणाली और विधिका शासन। आइए समझाते हैं। ब्रिटेन जो है सबसे पहला यहाँ पे बात करें तो ये यहाँ ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। यहाँ पे कोई लिखित संविधान नहीं है। यहाँ पे राजा रानी के द्वारा शासन किया जाता है और वहाँ की जो संसदीय व्यवस्था होती है वो हमने अपनाई है। तो यानी कि हमें याद रखना है कि संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, और जो हम कह सकते हैं जो एकल नागरिकता यानी कि हमारी जो सिंगल सिटीजनशिप है वो कहाँ से लिया है, वो भी ब्रिटेन से लिया है। और द्विसदनी यानी कि हमारी जो द्विसदनी व्यवस्था है प्रणाली, वो भी हमने कहाँ लिया है, तो नागरिकता के लिए एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली है, द्विसदनी प्रणाली हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है, और संसद प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से ली है। विधि का शासन जो है हमने यहाँ ब्रिटेन से है, लेकिन विधि के समान संरक्षण वो अमेरिका से लिया गया है। इसमें दोनों में फ़र्क रखना, याद रखना। विधि का शासन हमारा ब्रिटेन से है, और विधि के समान संरक्षण की बात आएगी तो अमेरिका याद रखना है। आगे बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार जो है वहीं हमारे यानी फंडामेंटल राइट हमारे अमेरिका से लिए गए हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको समझा देता हूँ मैं। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल जो राइट है वो, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि जो न्यायपालिका है हमारी इसको बोलते हैं जुडिशरी, ठीक है। तो इसकी तटस्थ और स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से अपनाया हम लोगों ने, ठीक है। मूल अधिकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता हम लोगों ने कहाँ से अपनाया है, अमेरिका से। अगर न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है वो भी हमने यहीं से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद यहाँ पर है, उसका हमने जिक्र किया है अपने संविधान में, तो उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, वो भी हमने क्या है, ये
अपनाया है अमेरिका से। लेकिन राष्ट्रपति का पद के बारे में बात की जाती है, उसका पद जो है, उसका जो पद आता है और निर्वाचक मंडल आता है, निर्वाचन विधि आती है, तो ये सब अब हमने कहाँ से अपनाया है, यानी कि आयरलैंड से। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना भी हमने कहाँ से लिया है, ये हमने यूएसए अमेरिका से लिया है। देखो एक बार फिर से अमेरिका के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। फंडामेंटल राइट मूल अधिकार होते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने ली है और न्यायिक पुनर्विकल्प सिद्धांत लिया है, और मैंने उपराष्ट्रपति पद का जो होता है उसको हटाने की उपराष्ट्रपति का पद लिया है और राष्ट्रपति को हटाने की यानी कि महाभियोग भी लिया है। उच्च हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनके न्यायाधीशों को, जजों को हटाने की जो शक्ति है वो हमने अमेरिका से ली है। यानी कि 1 2 3 4 और 5 और 6, यानी टोटल 6-7 आपको याद रखने हैं। ये 5-6 तो याद ही होने चाहिए। और आगे बात करते हैं कनाडा। तो कनाडा में जो आपका उल्लेख हो रहा है, कनाडा में क्या है, ये डिटेल बात करते हैं। कनाडा के संविधान से मैंने क्या अपनाया, तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है, और ये हमारा अनुच्छेद 100 किस में आता है, 53 में आता है, तो आपको याद रखना है। संघात्मक व्यवस्था जो है वो भी हमने कनाडा से अपनाया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कहाँ से है, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी जितनी भी राज्य सूची और समवर्ती सूची और हमारे संघ सूची के विषय नहीं है, वो अवशिष्ट शक्ति मतलब अवशिष्ट कहते हैं। ठीक है, उनको तो अवशिष्ट शक्तियों का जो है केंद्र में निहित होना, उसके पास पावर है। और संघात्मक यानी कि व्यवस्था है, वो भी हमने कहा कनाडा से। तो 2 याद रखने हैं, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हमने कनाडा से ली है, और संघात्मक व्यवस्था भी हमने कनाडा से ली है। एक ये अवशिष्ट वाला याद रख पाना तो रख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आयरलैंड जो है, आयरलैंड से हमने क्या लिया, नीति निर्देशक तत्व, जिसको आप बोलते हैं डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से मैं लिख देता हूँ फिर मिटा दूंगा, डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी, जो डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जिसको बोलते हैं, वो हमने कहाँ से अपनाया है, तो हमने आयरलैंड से अपनाया है। जैसे कि अभी मैंने बोला था सबसे पहले, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति वो है हमने आयरलैंड से अपनाई है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो या नीति हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हो, ये सब आयरलैंड से अपनाया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो अब देखो राष्ट्रपति की बात आ गई तो मैं अनुच्छेद आपको बता देता हूँ, हो सकता है पेपर में आ जाए। 52 और फिर 53, फिर मैं सही से लिख देता हूँ, क्लियर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो इसमें अनुच्छेद आपको याद रखना है 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतने तो याद रखने हैं। उसके बाद में जहाँ पे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा जा रहा है। अनुच्छेद 53 में कहा जा रहा है कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति के मतलब कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 कह रहा है कि जो हमारा निर्वाचक मंडल है वो क्या है, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आएगा। 55 में कहता है निर्वाचक विधि क्या होने वाली है। विधि पता है आपको कि यहाँ पर विधि रहने वाली है एकल संक्रमणी मत पद्धति, यानी हमारे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम रहता है, यानी कि अनुपातिक पद्धति। और ये जो 54 आपको मैंने निर्वाचक मंडल की बात की, तो यहाँ पे जो संसद है उसके हमारे सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, और 56 में कहा जाता है कि कार्यकाल उसका कितना होगा, 5 वर्ष कार्यकाल होता है उसका। 57 में कहा जाता है कि भारत का कोई एक बार राष्ट्रपति बन चुका है तो वो दोबारा भी उसकी एलिजिबिलिटी है कि दोबारा वो चुनाव लड़ सकता है, यानी कि एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है।
58 की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे आएंगे यानी कि 57 हो गया हमारा कि री इलेक्शन होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी आएगी कि राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, यानी कि 35 वर्ष की उम्र सीमा होनी चाहिए। अगर बात करें 59 की तो यहाँ पे शर्तें आती हैं और यहाँ पे शपथ आती है और यहाँ पर महाभियोग आता है, यानी कि 69 में शर्त आएगी और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ लेता है और 61 में आएगा कि उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति भी क्लियर हो गया आपका। तो यहाँ पर मैंने बात की है, कहाँ पे चलते हैं, हाँ ये हो गया। और देखो ये क्या है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। तो आपको मैं बता दूं, हाँ राज्यसभा में सीटें कितनी हैं, 245 हैं। तो इसमें से अगर ये हमारे पास वर्तमान सीटें हैं, लेकिन अधिकतम बात करें तो 250 सीटें हमारी राज्यसभा की सीटें हैं। इसमें 245 पे चुनाव होता है। ठीक है, इसमें से 12 सीटें जो हैं हमारी वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में। 12 जो होते हैं वो किस क्षेत्र से आते हैं, तो ये हमें याद रखना है लास, यानी कि वो किससे आएंगे, ये आएंगे लिटरेचर यानी साहित्य, आर्ट यानी कि कला क्षेत्र से आएंगे, सोशल वर्क यानी कि सामाजिक जो अवधारणा होती है वहाँ से आएंगे, साइंस मतलब वैज्ञानिक क्षेत्र से आएंगे। ठीक है, सोशल वर्कर आएंगे हमारे जो समाज के लिए सेवा करते हैं वो आएंगे। तो ये 4 लोग आते हैं 4 तरीके से। ठीक है, तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगर 245 में अगर मैं बच्चा 12 घटा दूं तो कितना बचेगा, तो आपको पता है 233। तो 233 में 25 सीटों पर इलेक्शन स्टेट का होता है और 8 सीटों पर इलेक्शन यूटी का होता है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश का होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पूरा डिटेल स्टडी है। तो इस तरह से मज़ा आ जाएगा आपको, पूरा सेशन देखेंगे तो। थोड़ा मैं स्पीड में भी चलता हूँ क्योंकि आपका पेपर है, तो किसी बात की दिक्कत नहीं है। आइए तो यहाँ पे बात करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है और यहाँ पर उद्देशिका की भाषा और सम्मति सूची की व्यवस्था तथा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे सीखा कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो संसद की दोनों संयुक्त बैठक होती है, अगर बात करें तो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता है वो हमारा कौन करता है, वो हमारा लोकसभा स्पीकर करता है। स्पीकर मतलब जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष होता है वो करता है। ठीक है, और इसकी संयुक्त बैठक जो होती है वो बुलाता कौन, तो प्रेसिडेंट बुलाता है। ठीक है, और बुलाता किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग है, तो 108 है, यानी कि 108 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग संसद के सदन की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ये कब बुलाई जाती है, जब आपका यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से कोई संविधान संशोधन की मतलब संविधान संशोधन और धन विधेयक पे तो हालांकि संयुक्त बैठक होती ही नहीं है, बट कोई धन विधेयक और यानी कि संविधान संशोधन से अलग रिलेटेड है कोई संशोधन। ठीक है, तो उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए संयुक्त बैठक होती है, यानी जब कोई एक सदन नहीं मानता है बात को तो दूसरा सदन जैसे डिसएग्री हो रहा है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, वो करेगा लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, सम्मति सूची का विषय यानी कि यहीं से लिया गया है। सम्मति सूची में कितने विषय हैं आपसे बोलूं तो मूल संविधान में हमारे 47 थी, लेकिन हमारे जो वर्तमान में हैं 52 हैं विषय। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई है। आगे बात करते हैं जर्मनी की बात करते हैं। तो जर्मनी से क्या लिया गया है, मैं थोड़ा फास्ट रिवीजन करता हूँ, डिटेल जो है जहाँ पर ज़्यादा आवश्यक हुई बता दूंगा, अदरवाइज हम जो अगली वीडियो रहेगी उसमें डिटेल पढ़वाएंगे, अभी तो रिवीजन करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जर्मनी की बात करें तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, यानी कि जर्मनी जो है यहाँ से हम आपातकालीन के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है। लेकिन मूल अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं 12 से 35, तो उसमें से जो 19 आर्टिकल है और ये और हमारा 20 और 21 इस ये वाले जो आपातकालीन में नहीं होते हैं। लेकिन जब आंतरिक अशांति हो जाती है तो उसमें अनुच्छेद 19 भी जो हमारा है
इसका भी निलंबन हो जाता है। तो इस तरह से हमारे जो आपातकालीन के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है, हमारे मूल अधिकार नहीं रहते हैं। सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ की यहाँ पे आपको याद रखना मूल कर्तव्य जो हमारे हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 4 का में है, भाग 4 है, यानी कि संविधान के भाग 4 का में हमारे मूल कर्तव्य हैं और ये 51 ए में इसका जिक्र किया गया है। पहले शुरू में हमारे 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन हमारे क्या है अब 11 संविधान में मूल कर्तव्य हैं। 11वां कौन सा है? 86वें अनुच्छेद, यानी कि 86 वाला जो संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसके तहत ये 51 ए और के जोड़ा गया। बात कर रहा हूँ 51 ए यानी कि के सब आर्टिकल, ठीक है, जोड़ा गया। इसमें कहा गया जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं इनको 0 से 6 नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको माता पिता पढ़ाएगा। और जो 0 से 5 की बात कर ली है मैंने, वो हमारा अनुच्छेद 45 में आएगी बच्चा, ठीक है। तो अनुच्छेद 45 में 0 से 6 आता है और 21 ए आपने पढ़ा होगा, उसमें 6 से 14 आता है, यानी कि वर्ष की बात होती है। ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेशन किए जाते हैं। तो सोवियत संघ में क्या लिया गया? मूल कर्तव्य हो गया, न्याय हो गया, हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो अगर बात करें तो सामाजिक, राजनीतिक, ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं? यानी कि हमारा जो ये सोशलिज्म और इकोनॉमी और ये पॉलिटिकल यानी पॉलिटिक्स, तो ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये हमारे क्या हैं? न्याय हैं। अगर पूछा जाता है न्याय कितने प्रकार की है, तो ये न्याय हमारे 3 प्रकार की है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये सोवियत संघ, जिसको हम लोग अब किस नाम से जानते हैं? जिसको हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात यहाँ पर एक और याद रखनी है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की? तो स्वतंत्रता हमारी कितने प्रकार की है आपको पता होना चाहिए। तो स्वतंत्रता हमारे 5 प्रकार की है, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, ठीक है, विश्वास, धर्म, उपासना। तो 5 प्रकार की हमारी क्या है? स्वतंत्रता है। और न्याय कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। तो इस तरह से याद रखना। अब देखो ये भाग हैं कुछ, लेकिन भाग ऊपर नीचे हो गए हैं, तो मैं इसको 17, 18, 19, 20 और 22, यानी कि 22 हमारे लिखित संविधान में है, लेकिन कुछ डिलीट हुए हैं, कुछ अपडेट हुए, तो टोटल हमारे भाग 25 हैं। आपको जब आंसर देना होगा तो यहाँ से, ठीक है, ऊपर नीचे हुए तो ये अनुच्छेद है और वो भाग थे। चलो कोई बात नहीं, उसमें भाग नहीं है तो मैं अपनी तरफ से मैं बता देता हूँ, और जो लिखे हैं वो मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। इसमें कहाँ तक है? 12 तक है। 12 के पहले जितने मुझे इस समय दिमाग में हैं वो मैं आपको बात कर लेता हूँ। जैसे भाग देखो, भाग 1, संविधान का भाग 1 क्या कहता है? संविधान का भाग 1 कहता है कि हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अगर बात करें भाग 2 क्या कहता है? भाग यानी कि इसमें नागरिकता दी है। किसका जिक्र है? नागरिकता का जिक्र है इसमें, नागरिकता। और अगर बात करें भाग 3 में, तो इसमें हमारे क्या है? मूल अधिकार हैं। क्या इसमें? मूल अधिकार हैं 12 से 35, ठीक है, मूल अधिकार हैं। तो उसी के बाद में अगर हम बात करते हैं यहीं पे भाग 4 की, ठीक है, भाग 4 की बात करते हैं, यानी कि भाग 4 में, तो इसमें हमारे क्या हैं? डीपीएसपी हैं। क्या है हमारे पास? डीपीएसपी, जिसको मैंने अभी बोला था डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे भाग 4 में हैं। और अगर बात करें 4 कामें, यानी कि 4 कामें हैं क्या? यानी कि मूल कर्तव्य, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, तो वो हमारा दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ भाग 5 की, ठीक है, 5 की बात करूँ तो इसमें क्या आएगा? संघ आएगा। संघ का मतलब जिसमें राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो और प्रधानमंत्री हो, ठीक है, तो इस तरह से ये संघ आएगा। अगर बात करें भाग 6 में, तो भाग 6 में हमारा क्या आएगा? भाग 6 में हमारा राज्य आएगा। क्या आएगा? राज्य आएगा, जिसमें जैसे मुख्यमंत्री हो गया, हमारा राज्यपाल हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये सब कुछ हमारा राज्य में आएगा। 7वें की बात करें तो 7वां तो हम कह सकते हैं ये नहीं है, इसको मतलब कुछ डिलीट किए गए हैं, तो हमारे वो 7वां हम नहीं लेंगे। तो 8वें में क्या रहेगा? 8वें में आपको याद रखना है कि जो इसमें देखो दिया गया है या नहीं, तो 8वां इतना विशेष नहीं है, 9वां भी विशेष है। 9वां बता देता हूँ। 9वां में क्या होता है बच्चा? 9वां में अगर बात करें तो इसमें हमारे जो यानी कि
संबंधी लेखा जोखा था वो आता है। और इसमें हम पूरी तरह से ग्राम पंचायत को रखते हैं। किसको रखते हैं? ग्राम पंचायत को रखते हैं। और इसी का 9A जिसको हम लोग 9 का भी बोलते हैं, तो ये आ जाता है। तो इसमें हम लोग नगर निकाय नगर निगम को रखते हैं। ये ग्राम पंचायत होता है, ये नगर पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। और बाकी जो इसमें हैं वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए क्या क्या है इसमें। 12वां है। 12वें में क्या है, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 12वें में वित्त संपत्ति समुदाय और वाद है। 200 ये अनुच्छेद तो हालांकि पेट में नहीं आएगा, क्योंकि आप याद कर सकते हैं 264 से 300। और अध्याय इसमें वित्त पहला है, उधार अगर कोई दिया तो दूसरा है, संपत्ति समुदाय अधिकार देता ये हमारा तीसरे में है। और अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार है। भाग 13 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम होता है, ठीक है। भाग 14 की बात करें तो इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं होती हैं। अध्याय इसमें पहला सेवाएं हैं, अध्याय दूसरा हमारा लोक सेवाएं हैं। और भाग 14 काम है, अधिकरण है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। भाग 15 कहता है निर्वाचन होगा 324 से 329 का। जैसा कि अभी निर्वाचन आयोग अपने कई हुई बातों पे मुकर रहा है, तो इसमें निर्वाचन का विवाद चल रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन है, उससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि इसकी ज़्यादा मतलब चर्चा हो रही है आजकल, ठीक है। निर्वाचन भाग 15 में 324 से 329 याद रखना। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है 330 से 342। और हमारा जो भाग 17 है उसमें राजभाषा आती है, वो 344 से 343 से, ठीक है। 343 से 351 तक आता है, ये याद रखना है। और संघ इसमें है, संघ की भाषा पहले भाग में अध्याय चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 में क्षेत्रीय भाषाएं हैं। चैप्टर 3 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की आदि विशेषताएं हैं। और अध्याय जो हमारा 4 कहता है चैप्टर 4 यानी कि विशेष निर्देश हैं। ये हम बात कर रहे थे राजभाषा की। राजभाषा आपको याद रखना है कि अनुच्छेद भाग 17 में आता है, अनुच्छेद 343 से 351 तक आता है। आगे बात करते हैं हम लोग इसमें। भाग 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 18 में क्या कहता है, आपातकालीन है, जिसको जर्मनी से अपनाया हम लोग। और यहाँ पे 352 से 300 याद रखना। 352 राष्ट्रपति क्या होता है, यानी कि हमारा आपातकालीन होता है। 356 हमारा राष्ट्रपति शासन होता है। 360 हमारा क्या होता है, वित्तीय आपातकाल होता है, ठीक है। तो 19 हमारा प्रकरण है। और संविधान संशोधन की बात हो रही है, 368 अनुच्छेद हमारा एक ही आता है। और ये भाग हमारा 20 इंपॉर्टेंट है। और फिर 21 में हमारा अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध आते हैं। और भाग 22 के बाद में संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी और प्राधिकरण पाठ और निरसन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे बात करें तो ये 22 ही भाग थे। और यहाँ पे कुछ ऑपरेशन हुआ है तो कुछ हटाए भी गए हैं, तो टोटल आप 25 आंसर लगाएंगे ये आपको मिले तो। संविधान में अनुच्छेद जो है वो थोड़ा सा आप थोड़ा जान लीजिए, फिर हम इसको शुरू करेंगे हैं। देखिए भारतीय संविधान के वर्तमान में 26 नवंबर 2021 तक स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद हैं, लेकिन दृष्टि से अभी 395 ही हैं। और अनुच्छेदों का अनुच्छेद ये का ख ग घ आदि लगाकर जोड़ा गया है। आइए बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र होगा। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश होगा, यानी कि न्यू स्टेट ऑफ एडिशन। तो तीसरा हमारा कहता है नए राज्य का निर्माण जो होगा उनके वर्तमान और राज्यों में और राज्यों के क्षेत्र में और सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि जो वर्तमान सीमा क्या है उसमें परिवर्तन और उसके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन और उसके नाम और सीमाओं पर परिवर्तन, यानी कि ये पार्लियामेंट यानी संसद के पास ये पूरा का पूरा क्या होता है, संसद के पास में ये शक्ति होती है कि उसके नाम में उसके सीमा में और उसके नाम में और सीमा में उसके राज्य क्षेत्र में वो परिवर्तन कर सके, ठीक है। तो आगे अनुच्छेद 15 हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 15 हमारा नागरिकता से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद 5 और दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट वही दिए गए हैं ना, डायरेक्ट सारे नहीं दिए गए हैं। मैं पढ़ाऊँगा क्लास को अलग से तो सारे बताऊँगा। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता थी, वो आपको मिलेगी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उससे बाद में जो भी यहाँ रह गए और जो चले गए उनकी ख़त्म हो जाएगी, जो रह गए उनकी
रह जाएगी भारत के संविधान से। यानी कि अनुच्छेद 5 में यही कहा जा रहा है कि संविधान के प्रारंभ जब समय 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उसी के समय जो थे यहाँ उन पर ये लागू होता है। ये इम्पोर्टेंट है। 14 हमारा विधि के समक्ष समानता का अधिकार होता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। धर्म और मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के यानी कि मतभेद नहीं किया जाएगा। अगर कोई करता है तो उस पर यानी कि क्या है, पेनल्टी लगेगी और कह सकते हैं सज़ा मिलेगी उसको, ठीक है, सज़ा मिलेगी। याद रखना जो अनुच्छेद 15 है और 16 में 15 और 16 में बहुत ही समान डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ। ये लोक नियोजन की बात करेगा और ये शिक्षण संस्थानों में बात करेगा। चाहे वो यानी कि अगर कोई लड़की है, SC है, ST है तो उसको आरक्षण मिलेगा, और यहाँ पे सरकारी जो लाभ उठा सकते हैं उसमें आरक्षण मिलेगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस याद रखना। तो यहाँ पे 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होती है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की अंत होता है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत होता है। अनुच्छेद 29 कहता है कि वाक स्वतंत्रता के आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण होता है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कि जो अपराध किए हो आपको दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कि क्या बोलते हैं, जियोपार्डी। तो जियो यानी कि एक ही जुर्म के लिए 2 बार आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। अगर आपने कोई भी क्राइम किया है तो उसके लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी, चाहे वो क्यों ना ही जघन्य अपराध हो, ठीक है। तो इस तरह से ये अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आपको जीवन जीने का अधिकार है, आपको यानी कि राइट टू प्राइवेसी है। तो इन सब चीज़ों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, आप कैसे उसको जी रहे हो, ठीक है। 21 का कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में आपको ये मतलब दिया जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही थी, हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 और 21 का मैं आपको याद रखना है, जैसे मैं बता चुका हूँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के लिए संरक्षण, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसके लिए आप वकील अपना कर सकते हैं मनपसंद का, निरोध से बचने के लिए, यानी कि गिरफ्तारी जो हुई है उसमें, और दंडाधिकारी के समक्ष 24 घंटे के अंदर पहुँचाना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर। ये अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम पर प्रतिषेध होगा, यानी कि जो आप जानते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या कोई वेश्यावृत्ति है, इन सब चीज़ों को अगर कोई फोर्सफुली कराता है तो इसके लिए मानव दुर्व्यापार और बलात्सरम प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। अगर अनुच्छेद 24 की बात करें तो इसमें कारखानों में 14 से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाना जुर्म होगा, यानी बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप के मानने और आचरण प्रचार करने की यानी कि स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी आप धर्म अपना सकते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अंतःकरण और धर्म के अबाध यानी कि धर्म का प्रचार प्रसार और आचरण करना कोई अपराध नहीं है, आप कर सकते हैं, ये आपको फ्रीडम दी गई है। अगर बात करें 29 की, तो 29 और 32 से लगातार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है 29 की, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होता है, यानी कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके यानी कि वो अपना हित उनका मतलब जितने भी जैसे स्कूल मैनेजमेंट है या कोई स्कूल स्थापित करना है तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, वहाँ पर ये बताया गया है। अगर अनुच्छेद 32 करें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको हम लोग संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा बोला था, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 39 की बात करें तो इसमें राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन और समान यानी कि समान विधिक सहायता है, कानूनी सहायता जो है समान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको
समान रूप से, और चोरी चाहे कोई भी कैटेगरी का कोई करता है तो इसमें समान न्याय की विधि मतलब की बात की जाती है, इक्वल लॉ की बात की जाती है। अगर 29 का की बात करें समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, तो यानी कि 39 का अगर ये का ना दिया हो तब भी आप तब ये आप ऑप्शन में पाएंगे तो इसको लगा देंगे। तो यानी कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं तो उनको ये ज़रूरी है 39 का। और बेसिक जो 39A है वो अमेंडमेंट के थ्रू आया है तो इसको जोड़ा गया है। तो समान न्याय ये किस में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। 42 CA हुआ था 1976 में, तो इसमें ये जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना, ये गांधी जी के मतलब नेतृत्व में आया था। गांधी जी ने कहा था ग्राम पंचायत होना चाहिए, तो यानी कि गांव का विकास होना चाहिए। ठीक है, 41 की बात करें तो कुछ दशाओं में काम और शिक्षा की बात की जा रही है। ठीक है, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होता है। 43 का बात करें तो इसमें सहकारी समितियों का संवर्धन होता है। 44 में यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, यानी कि समान यानी कि एक समान सिविल संहिता है, नागरिकों के हितों के लिए एक समान सिविल संहिता है। ठीक है, और 45 में मेरा बोला 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है। बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के लिए ये स्टेट का काम होता है। 48 का बात करें तो पर्यावरण और ये जितने भी हैं उनका संरक्षण करना है, संवर्धन करना है और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना है। अगर यहीं पे 48 की बात हो जाती है तो इसमें कृषि और एग्रीकल्चर और कह सकते हैं मत्स्य पालन और पशुपालन इसमें आता है। यानी कि कृषि और मत्स्य पालन किस में आएगा, तो ये हमारा अनुच्छेद 48 में आएगा। 48 का यानी कि ए कह सकते हैं, तो इसमें हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है। ठीक है, 50 की बात करें तो इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका लिए तटस्थ होंगे, यानी कि इनके अलग अलग कार्य होंगे, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। कार्यपालिका मतलब होता है जिसमें आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आती है और राष्ट्रपति राज्यपाल आते हैं, ये सब कार्यपालिका है। और न्यायपालिका है जुडिशरी, जिसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। ये पृथक्करण होगा, इनका सेपरेशन होगा। ठीक है, अनुच्छेद 50 में कहता है। और अनुच्छेद 51 में कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हैं आप शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि यानी कि बनाए रखेंगे। ठीक है, तो 49 है नहीं, तो 49 में बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्मारकों और चीज़ों का आप क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे। 51 का हमारे क्या मूल कर्तव्य है, कितने हैं मेरे पास आज वर्तमान में 11 हैं। जब हमारा ये तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। और 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, मैंने अभी पहले बता दिया है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है, मैंने बोला था ना कि आपको 54 और 55 याद रखना है। तो 54 में हमने बोला था मंडल आता है, यानी कि और ये पद्धति आती है, पद्धति मतलब एकल संक्रमणीय पद्धति। और 57 में पूर्ण यानी कि एक राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन उसका चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, 57 में। 58 में राष्ट्रपति का योग्यता यानी कि मैंने क्या बोला था, एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, और इस तरह से ये आपका हो गया। और इसमें 59 दिया नहीं तो उसमें शर्तें हैं। और यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं, ये देखो 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, और 61 है नहीं तो महाभियोग है, उसको याद रखना है। 155 की बात करें तो 155 अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति हमारा भारत का राष्ट्रपति करता है। 161 में क्षमा दान की शक्ति है, लेकिन 72 में हमारे राष्ट्रपति जी को क्षमा दान की शक्ति है। ये राष्ट्रपति जो राज्यपाल है ये मृत्यु और मार्शल लॉ को माफ़ नहीं कर सकता, बाकी सब चीज़ों को ये माफ़ कर सकता है। 161 राज्यपाल क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन और परिहार लघुकरण की व्यवस्था करता है। ठीक है, और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति इसके पास पावर होती है। 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। 164 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, यानी कि राज्यपाल जो है अपना मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्य में, और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। ठीक है, तो इसके पास पावर होती है, यानी कि पूरा पढ़ लीजिए। 164 एक क्या कर रहा है, राज्यपाल द्वारा देखो कितने पेज हैं, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। देखो मैं एक बात बता दूं आपको, 33 मिनट हो चुकी है हमारी क्लास को। ठीक है, और ये पेज कितने बचे हैं, पेज बचे हैं 16। तो मैं फटाफट दोस्त क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे आपको समझाते चलूँगा और पेन नहीं लगाऊंगा कि आप देखते रहिएगा कहाँ पे बोल रहा हूँ, कहाँ पर क्या चीज़ बोली है, क्या चीज़ लिखी है। ठीक है, इन चीज़ों पे ध्यान रखना। चाहे तो आप
हेडफोन का यूज़ कर लीजिए, चाहे तो आप देखते रहिए और इसको मेरे साथ अपने दिमाग में रख लीजिएगा जो हम बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा करवाना है सेशन, ये मेरा कमिटमेंट है। और एंड में बताइएगा ये सेशन कैसा लगा है और ये कुछ समझ में आया आपको या नहीं। और अगर आप यहीं तक देख रहे हैं तो यहाँ तक भी बता सकते हैं मुझे आपको कितना समझ में आया यहाँ तक, कितना नहीं, ठीक है। तो आपके रिव्यू का वेट करूँगा मैं और बाकी मैं ये कंटिन्यू करता हूँ। देखिए 164 में मैंने बोल दिया कि 162 में एक राज्य, मैंने प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। तो 162 में 164 में बोलता है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। और 165 में राज्य का महाधिवक्ता, यानी कि जैसे हमारे पास अनुच्छेद 76 में भारत का एक क्या होता है, महान्यायवादी होता है, यानी कि महान्यायवादी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि वो प्रथम विधि वेता होता है, यानी प्रथम विधिवेता मतलब होता है, ये कह सकते हैं वो कानूनी दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ज्ञाता होता है। ऐसे ही यहाँ पर राज्य के लिए 165 में राज्य का महाधिवक्ता आता है, जिसे इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। और वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो 169 में राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन और सृजन होता है। 169 में बोला था विधान परिषद। विधान परिषद हमारे भारत में 6 राज्यों में है, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, बेंगलुरु हो गया। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, यानी कि बाइकैलिनल सिस्टम हमारा है। कहाँ से लिया है हमने, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। आगे बात करते हैं 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय पर सत्र बुलाने और उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। विधानसभा जो होती है हमारे राज्य में होती है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो हमारा 104 से रिलेटेड है। 104 2019 104 संविधान संशोधन 2019 में होता है, 2019 में होता है। इसमें कहा जाता है कि हमारे जितने भी, यानी कि क्या इसमें लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो नियुक्त करता था राष्ट्रपति, वो अब नहीं कर पाएगा अनुच्छेद 331 के अकॉर्डिंग। और अगर विधानसभा की बात करें तो इसमें एक सदस्य नियुक्त करता था राज्यपाल अनुच्छेद 333 के अकॉर्डिंग, वो अब नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और ये अमेंडमेंट हमारा 2019 में हुआ था 104 संविधान संशोधन। तो जो राष्ट्रपति की पावर थी और राज्यपाल की पावर थी वो खत्म हो गई। 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में नियुक्त कर सकता राष्ट्रपति, वो भी खत्म हो गया। और जो राज्यपाल विधानसभा में कर सकता था 1 एंग्लो इंडियन को, वो भी खत्म हो गया। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, रिसेंट हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, तो इसीलिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पे इस तरह से ये हो गया। 200 की बात करें तो राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। कितने महीने के लिए, तो यहाँ पर ये जो राज्यपाल है अपने विधेयक पर अनुमति देता है या नहीं देता है, रोक लेता है तो राष्ट्रपति के पास भेजता है। तो ये अनुच्छेद 200 में है। 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक होते हैं। 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय बनाया गया है। जो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल, जैसे राज्यपाल होता है वैसे ही प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट हो और मतलब एक ही हाई कोर्ट हो। ये शर्त पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इसी वजह से कहीं कहीं पर एक हाई कोर्ट 2 राज्यों के भी हैं, ऐसे ही एक राज्यपाल 2 राज्यों का भी है। तो दोनों को याद रखना है। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होता है। 215 में उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होना है। और 216 में उच्च न्यायालयों का गठन भी दिया जाता है। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें हैं। 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा होती है। 226 में उच्च न्यायालय की कुछ रेटें होती हैं निकालने की शक्ति, वो हमारी 5 रेट हैं, आपको पता है। और 5 रेट हमारी जो अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में होती हैं। और 226 में रेट जो हमारी होती है राज्यपाल में क्या बोलते हैं इसको, राज्य में होती हैं, जो हाई कोर्ट में हमारी लगाई जाती हैं। तो ये 226 हमारा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में 5 रेट जारी करने की शक्ति है। और ऐसे ही अनुच्छेद 32 5 रेट जारी करने की शक्ति यानी कि कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो जाया जाता है, यानी कि जो आपकी परेशानी होती है मूल अधिकारों का हनन होता है। तो
231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, जैसे मैंने अभी बता दिया शुरुआती में। 214 अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, बट उसने अपनी बात को कंट्रोडिक्ट कर दिया, यानी कि बदल दिया। तो 231 में कहा जाता है दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होने, यानी कि दो राज्य होंगे तो उनके लिए भी हमारा क्या होगा, एक ही हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 231 में बोला जाता है। अनुच्छेद 233 में कहा जाता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो जिला न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। किसकी सहायता से, हाई कोर्ट के जज के, जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, उसकी हेल्प से, यानी कि 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति याद रखना है बस। 239 में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन आता है। 239 का काम है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध आता है। आपको पता है 70 सीटें उसके खाते में हैं, तो ये दिल्ली जो है विशेष उपबंध का उसको दर्जा मिला है। 239 ए याद रख सकते हैं या का याद कर सकते हैं, ठीक है। 241 में कहा जाता है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होंगे, और जितने हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 241 में कहा जाता है, जैसे कि 231 में पढ़ा कि दो राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा, ऐसे 241 से याद रखना है कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय होगा। 243 में का ग्राम सभा होती है। 243 का पंचायतों का गठन होता है। 243 का पंचायतों की संरचना होती है। 243 घ पंचायतों में स्थानों का आरक्षण होता है। 243 झ पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान है। 243 का पंचायतों के लिए निर्वाचन होता है। 243 थ नगर पालिकाओं का गठन होता है। 243 या का नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, और 243 या घ जिला योजना के लिए शामिल। और ये अनुच्छेद है, इंपॉर्टेंट पे पढ़ देता हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 249 राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान है। ये 263 याद रखो, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, ये हमारा यानी कि अंतर्राज्यीय जो है इंटर स्टेट, तो यहाँ पे इसको याद रखना। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध आता है। और 266 में भारत और राज्यों की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड की बात आती है 266 में, और आकस्मिक जो संचित निधि होती है वो 267 में आती है। देखो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 266 में हमारी भारत की संचित निधि होती है, 267 में भारत की आकस्मिक निधि होती है, यानी कंटेजेंसी, और उसको कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं। 280 में हमारा वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन आता है। 300 का में हमारे विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित ना किया जाए, ये होता है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आपको सुनने को मिलता है कि अखिल भारतीय सेवाएं हमारी क्या होती हैं, IPS IFS और क्या बोलते हैं यार, 3 होती हैं। एक तो हमारा IS होता है, एक हमारा IPS होता है, और एक IFS होता है। 3 ये हमारी क्या हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और मतलब और भी अगर बनानी है तो ये संसद के बाद शक्ति होती है, ठीक है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवाएं यानी कि UPSC और UP स्टेट, ये सब आता है। UPSC का पूरा नाम यूनियन पब्लिक क्या होता है, UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपको याद रखना है। और UPPSC अलग होता है। तो दोनों का अनुच्छेद एक ही है, 315 312 इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। 324 में अभी पढ़ाया मैंने, निर्वाचन के अध्यक्ष जो फिलहाल निर्वाचन मंडल आता है 324 में, याद रखना निर्वाचन आयोग आता है, ठीक है। 326 में लोकसभा और राज्य के विधानसभा के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर ये होता है। एक बात यहाँ बता दूं कि अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और विधानसभा में मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार होता है, लेकिन ये 61वां संविधान संशोधन 1989 या 69, ठीक है 69 में हुआ था शायद, इसको आप देख लीजिएगा। तो उसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी उम्र इसकी जो वोटिंग अधिकार है। अगर आपसे बोला जाता है कि मतदान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। 326 में आपको बता दिया मैंने। 330 की बात करते हैं हम लोग। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। अगर बात करें अनुसूचित जाति की सीटें कितनी हैं, तो 84 याद रखने हैं। और ST की बात करें यानी कि अनुसूचित जनजाति की सीटें कितनी हैं, 47 हैं।
तो ये आपको याद रखना है। लोकसभा में सीटों का डिविजनल जो कैटेगराइज किया गया है तो 330 अनुच्छेद में कहा गया एससी कैटेगरी के लिए 84 सीटें होंगी और हमारे एसटी कैटेगरी के लिए 47 होंगी, तो दोनों याद रखना है। 331 में कहा जाता है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104 संविधान संशोधन 2019 द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया है। जो मैंने बात बोली वही आ गई, भगवान करे तुम्हारे पेपर में ये जरूर क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा में भी आंग्ल भारतीय समुदाय कितने, 2 का कौन राष्ट्रपति करता था, दोनों को हटा दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन, लेकिन ये विधानसभा में भी राज्यपाल जो करता था उसको भी हटा दिया गया, ठीक। 332 बात करते हैं, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। 333 में राज्य के विधानसभा में अखिल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा कर दिया। जिसको मैंने अभी बोला 331 डिलीट है लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन को, 104 संविधान 2019 और 333 अनुच्छेद कहता है कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि मनोनीत किया जाता है, उसको 104 संविधान संशोधन 2019 से हम निष्प्रभावी करते हैं, यानी कि मतलब उसको खत्म करते हैं। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे बात करें 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आता है। 338 ए बोलो या का बोलो कि इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आता है, यानी कि एससी हमारा जो 338 में आएगा, 338 ए में एसटी आएगा और 338 बी में वो यानी कि कह सकते हैं ओबीसी का पूरा नाम क्या होता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि हमारा क्या बोलते हैं इसको हिंदी में पिछड़ा वर्ग आएगा, ठीक है। 338 बी में तो इस तरह से ये खा आएगा। क बिना कोई अक्षर के अगर कोई 338 लिखा है तो वो एससी के लिए होगा, अगर ए आ रहा है तो वो एसटी के लिए होगा, अगर बी आ रहा है तो वो ओबीसी के लिए होगा, लेकिन अगर क और खा आ रहा है तब भी समझना एसटी और एससी और ओबीसी की बात हो रही है, ठीक है। पिछले अगर बात 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति होती है। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होती है, लिपि देवनागरी घोषित की गई। 344 में राजभाषा आयोग दिया गया है। 350 में का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी गई। 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार दिया गया। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की यानी कि शक्ति राष्ट्रपति पे नहीं, राष्ट्रपति के पास नहीं है, लेकिन ये कैसे युद्ध होता है तो, बाह्य आक्रमण होता है तो, और सशस्त्र विद्रोह होता है तो, ये 3 के आधार पर वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। और ये उसको शक्ति है किसी एक भाग में भी लगा सकता है और पूरे भारत में भी लगा सकता है। 354 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर ये राष्ट्रपति यहाँ पर क्या करेगा, ये देखो राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी होती है, राष्ट्रपति शासन कब होता है 356 में। तो यहाँ पर ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, कब लगता है, जब कोई हमारा युद्ध हो, यानी कि हमारा युद्ध कैसे होते हैं, या तो वो युद्ध हमारे बाह्य हों या आंतरिक हों, और ये अगर आंतरिक होता है तो उसको नाम दिया गया सशस्त्र विद्रोह, 2 के आधार पर लगता है, ठीक है बच्चा। 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा जर्मनी से ली गई, तो आप 368 संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति है। और शक्ति ये कैसे होती है, ये स्पेशल मेजोरिटी की केस में आती है, 2/3 हमें चाहिए होता है एक सदन से दूसरे सदन में जाने के लिए। तो दूसरे सदन में भी अगर उतना ही मिलता है तो राष्ट्रपति बन जाता है, तो राष्ट्रपति इस पे साइन करके वो एक्ट बनता है तो अधिनियम बन जाता है, तो इसका मतलब कानून होता है वो, ठीक है। तो ये हमारा पूरी तरह से 368 हमारा क्लियर हो गया। ये कहाँ से लग गया, तो आपको दक्षिण अफ्रीका याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में है, भारत बीच में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आज हमारी बहुत ही लंबी है, लेकिन हमने कम शब्दों में समझाया आपको। तो और अगर बात करते हैं यहाँ पर ये अनुसूचियाँ हैं, मैं ज़्यादा थोड़ा सा इसको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए मूलतः भारतीय संविधान में 8 थी, लेकिन अब 12 हो गई हैं। वो कैसे कैसे हुआ हम जब वीडियो डिटेल बनाएंगे तो आपको क्लासेस में बता देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें रिवीजन कराना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र आता है, दूसरी में राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारी का वेतन आता है, यानी कि हमारा वेतन और भत्ता की बात दूसरी अनुसूची में की जाती है। तीसरे में क्या कहता है, शपथ और प्रतिज्ञा की बात की जाती है। चौथों में कहता है कि राज्यसभा में स्थानों यानी कि सीटों का आवंटन होता है, ठीक है। और 5वीं अनुसूची में कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में
उपबंध दिया, यानी कि 5वीं अनुसूची कहती है कि उनके अनुसूचित और अनुसूचित जाति के लिए प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, ठीक है। अगर बात करें छठी अनुसूची में 3 हमारे राज्य 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनके लिए जनजाति जो है क्षेत्र, इनके प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। 7वीं में हमारी 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, संवती सूची और राज्य सूची। संघ सूची में हमारे पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं। और ऐसे ही बात करें अगर हमारा सम्मति सूची में पहले हमारे 47 थे, अब 52 हैं। अगर बात करें राज्य सूची की, पहले हमारे 66 थे लेकिन 61 हैं, वो 5 जो हटाए गए वो हमारे सम्मति सूची में आ गए। तो इस तरह से ही हमारी सूचियाँ आती हैं। 8वीं में भाषाएं हैं, पहले 14 थी, 22 हो गई हैं। वो संविधान संशोधन आपको पता है कि हमारा यानी कि 21वां संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ी गई और 1966 में होता है। और यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये हमारी 71वें संविधान संशोधन 1992 में होता है, ये हमारा जोड़ा गया है। और 4 भाषाएं हमारी फिर जोड़ी गई, यानी कि 92वें क्या बोलते हैं इसको, 92 अमेंडमेंट, यार हिंदी में 92 बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे 92, ठीक है। यानी कि 92 अमेंडमेंट होता है 2003 में, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषाएं उसमें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। नवीं अनुसूची की बात करें तो संविधान संशोधन आपको याद रखना है कि जो हमारा 73वां संविधान संशोधन 1900 किस में 92 में, हाँ 92 में होता है, ठीक है। तो ये जोड़ा गया भूमि सुधार से रिलेटेड है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो हमारी नवीं अनुसूची है, कुछ अधिनियम और विनियमों को विधि मान्यता दी गई, तो नवीं अनुसूची बनी। 10वीं अनुसूची ये दल बदल से है, यानी कि उसको रोकने से रिलेटेड, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता, ठीक है। तो यहाँ पे यानी अयोग्य हो जाता है जब एक पार्टी को दूसरी पार्टी को छोड़ जाता है। ये 74वें संविधान संशोधन 1993 भी ये हमारा जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची की बात करें, पंचायतों से रिलेटेड है, संशोधन हुआ। ये देखो क्या हुआ, मैंने जो नवीं अनुसूची की बात की है तो बेटा यहाँ पे याद रखना, ये जो मैंने अभी बता दिया आपको, वो जो 11वीं 12वीं में लागू होता है 73वां अमेंडमेंट, और ये 1993 में मतलब 93 में होता है, वो भी बता रहा हूँ अभी, ठीक है। ये 74वां होते हैं, 74वां अमेंडमेंट नगर पालिका से रिलेटेड है, और इसमें ये भी 93 में ही लागू होता है, लेकिन इसमें हमारे 29 विषय हैं, और यानी कि पंचायतों में, ठीक है। और इसमें हमारे 18 विषय हैं 12वीं अनुसूची में, नगर पालिका, ठीक है, 18 विषय। अब बात करते हैं जो नवीं अनुसूची है बेटा, इसमें प्रथम संविधान संशोधन ये फर्स्ट अमेंडमेंट होता है। कब होता है ये 1900 आपको याद रखना 1951 में होता है, ठीक है। 1951 में पहला हमारा होता है अमेंडमेंट, तो इसमें हमारा नवीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, जिसमें भूमि सुधार की बात होती है। अगर बात करें 10वीं अनुसूची, ये 52वां संविधान संशोधन होता है, और ये 1985 में होता है, ठीक है, 1985 में होता है। इसमें कहा जाता है कि दल बदल को रोकने के लिए जब हमारे इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 1984 में, तो 85 में ये 400 सीटें पार करके दिखाई थी हमारे राजीव गांधी जी ने। तो हम कह सकते हैं उन्होंने 400 पार करके दिखाया। तो कांग्रेस की सरकार थी, तो वहाँ पर ये रोकने के लिए कि अब कोई सदस्य बन गया है जो दूसरी पार्टी में जाएगा, जो छोड़ेगा तो उसकी सदस्यता निलंबित कर दिया जाएगा, खारिज कर दी जाएगी। तो इसका अमेंडमेंट होना जरूरी था, ये बहुत अच्छा हुआ था, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, क्या है नवीं अनुसूची की बात करें आगे, फटाफट करते हैं दोस्त। नवीं अनुसूची के संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, ठीक 1951 में, मैंने बोला अभी सही है ना। 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन 1950 में, ये भी सही है, ठीक है। 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन 1991 में, ये भी सही है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन इन्होंने विषय नहीं बता दिए, तो विषय आपको याद रखना है कि जो नगर पंचायत है उसमें 29 विषय, और जो हमारी नगर निगम है उसमें 18 विषय शामिल किए गए। कभी कभी विषय भी पूछ लेता है जो एग्जामिनर है, वो हरामखोर है, पता नहीं क्या क्या पूछते हैं। संविधान की प्रस्तावना भैया आइए पढ़ते हैं एक बार, इसको सही शिद्दत से पढ़ते हैं, शिद्दत से पढ़ते हैं, पूरा एक ही बार ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पढ़िए मेरे साथ, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, तो भारत की बात सुनाता हूँ। आइए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और
अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, इस तरह से ही संविधान। देखो यहाँ पे हम पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, देखो ये जो प्रस्तावना है वो कहाँ से शुरू होती है, तो हम भारत के लोक से शुरू होती है। इसमें भारत को किस किस नाम से पुकारा है, तो भारत जो हमारा है इसमें भारत को 2 बार जिक्र किया है। ये वहाँ यहाँ पे भारत है, और ढूंढो कहाँ पे भारत है भैया। भारत 2 बार जिक्र है वैसे, या एक ही बार है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। भारत कितनी बार आया हमारे प्रस्तावना में, ऐसा पूछा जाता है। तो भारत 2 बार आए दोस्त। ठीक है, एक बार भारत ये है, एक बार भारत ये है। यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 तरह से हमारे न्याय होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और हमारे 5 प्रकार की स्वतंत्रता होते हैं, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और धर्म और उपासना। ये कितने हो गए हमारे पास, 2, 2, 4, 1, 5। ये इधर न्याय चलेगा 3। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से पेपर में बनता है तो फंस जाते हैं बच्चे। तो 3 तरीके की हमारी क्या है, न्याय है बेटा। और अगर बात करें स्वतंत्रता कितने प्रकार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये हमारे 5 तरीके से हैं। और बात करें यानी अवसर कितने प्रकार के हैं, तो आपको अवसर हमारे 2 प्रकार के हैं, प्रतिष्ठा और गरिमा। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। और यहाँ पर एक बात और याद रखनी है, जो हमारा संविधान है इसमें लास्ट वाला वर्ड जो है ये पूछा जाता है। यानी कि 26 नवंबर 1949 को ये बनकर, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो है आपको याद रखना है, एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत किया है। ये क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया 26 जनवरी, लोग लगाते हैं गलत हो जाता है, तो हमें याद रखना है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात आती है, अधिनियमित और आत्मर्पित की बात आती है। ठीक है, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं, ये वर्ड याद रखना। ठीक है, और भारत और संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 में अंतर्गत 1 से 4 ये मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, नागरिकता मैंने पढ़ा दी है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, नागरिकता मैंने 5 से 11 अनुच्छेद बता दिए हैं। मौलिक अधिकार नेहरू रिपोर्ट द्वारा 1928 में द्वारा मूल अधिकार को भारत के संविधान में संविधान करने की आकांक्षाएं प्रकट की गई, लेकिन संविधान के भाग 3 में 12 से 35 मैंने बता रखा है। भारत का अधिकार पत्र जो है इसको मैग्ना कार्टा, यानी कि हमारे जो संविधान के मूल क्या हैं, मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हैं, उनको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। वर्तमान संविधान में 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी समानता का हमारा 14 से 18 है, स्वतंत्रता का 19 से 22 है, शोषण के 23 से 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है, संस्कृत शिक्षा हमारा 29-30 है, और संवैधानिक उपचार हमारा 32 है। ये जो किस तरह से है ये अनुच्छेद मैंने बता दिए डिटेल में। ठीक है, विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधि के समान संरक्षण अमेरिका से है। मैंने बता रखा है पहले से, है ना, ये मैंने सब बता दिया, 15-16 बता दिया। ठीक है, विचार वर्ग अनुसूचित है, दोनों में डिफरेंस बता दिया। 18 उपाधियों का अंतर, और ये छुआछूत का अंत हमारा 17 में है। स्वतंत्रता का अधिकार मैंने बता दिया है कि हमारा क्या 1922 है, तो 19 बता दिया है ना। बाकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये हमारे ज़्यादा खास है नहीं कि इतना डीपली आएगा नहीं पेपर में जो देने जा रहे हैं आप। आएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने रोक दिया। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से। फिर क्लास अभी ग्रुप डी की मैं चलाऊँगा तो उसमें कवर करा दूँगा। ठीक है, तो प्रमुख संशोधन क्या होते हैं, संशोधन यहाँ देखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1-2 बता रखे हैं, जो बता रखे हैं वो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। मैंने बोला कि भाग 20 में है 368 और संविधान संशोधन ये अफ्रीका से रिलेटेड विशेष बहुमत होता है, और एक हमारा यानी कि विशेष बहुमत का मतलब होता है स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, और एक होता है साधारण बहुमत, जिससे मतलब होता है कि ये वाला समझा देता हूँ थोड़ा सा यार, है ना, ये समझा देता हूँ। चलो ठीक है, थोड़ा सा
देखते हैं। यहाँ पे संविधान की कितना भी सोच समझ कर क्यों ना बनाया जाए, उसमें समय-समय का पर हमें मतलब परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसमें संशोधन करना पड़ता है। कोई भी हो, चाहे हम हों आप हों, हर चीज़ में ये डेवलप होना ज़रूरी है। भारत संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है और इसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 की संसद के पास ये शक्ति है कि वो संविधान संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान के 2 प्रकार की उल्लेख किया गया है, जैसे विशेष बहुमत इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। संसद के प्रत्येक सदन का कुल सदस्य बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 2/3 होता है। इस मतलब क्या यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी 2/3। अगर 1/3 की बात करें तो ये साधारण यानी कि सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। तो साधारण संशोधन होता है यानी कि, तो हम यहाँ पर 1/3 लेंगे। अगर वो विशेष बहुमत से होना है, विशेष बहुमत से मतलब कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो संविधान संशोधन मतलब संशोधन खुद ही वो है, और एक जो से राज्य में जब कोई संविधान इम्प्लीमेंट करवाना है, किसी चीज़ को बढ़ाना और घटाना हो तो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये बता दिया है और इसमें आप रीड कर लीजिएगा जो दिया गया है, क्योंकि अभी पेपर है रिसेंट, तो आपको फटाफट रिवाइज कर लेना है इसको, ठीक है। संविधान के संशोधन इस तरह से प्रमुख संशोधन, जैसे प्रथम, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो दे प्रथम मैंने बता रखा था, है ना। 1991 में फिर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें 29 पे से 7वां, ये हमारा 7वां जो है 1954 में होता है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पहले 14 राज्य थे, फिर 6 हमारे केंद्र शासित और इसमें विभाजित किए गए। तो यहाँ पे भाषा के आधार पर राज्य को पुनर्गठित किया गया तथा पहले ही 4 श्रेणियों में क ख ग घ थे, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता था, लेकिन ये संविधान संशोधन हुआ तब जाके सही हुआ मामला, ठीक है। 10वां संविधान संशोधन 1961 में होता है, दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। 11वां संशोधन 1961 में होता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल में रिक्त के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, ये था। और 12वां क्या होता है, अधिनियम 1962 में गोवा दमन द्वीप भारतीय संघ के शामिल हुआ। 13वां संशोधन अधिनियम 1962 में तहत नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान किए गए। 14वां संशोधन अधिनियम पुदुचेरी भारतीय संघ में शामिल किया गया। और यहाँ पे 21वां संविधान संशोधन 1966 में सिंधी भाषा जोड़ी गई, मैं बता चुका हूँ। और 24वां होता है 1971 में संविधान के किसी भी हिस्से में मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। 31वां जो संशोधन होता है 1973 में लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई, इम्पोर्टेंट है। 31वां संविधान संशोधन 1975 में पहले 525 लोकसभा में सीटें थीं, इसको बढ़ाकर 545 कर दिया गया। तो कितनी सीटें बढ़ाई गई, आपको याद रखना है कि हमारी सीटें जो बढ़ाई गई हैं 20 सीटें बढ़ा दी गई। 36वां संविधान संशोधन हमारा 1975 में होता है। ये हमारा भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। लेकिन 35वां 1974 में, तो यहाँ पे सिक्किम सह राज्य था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसके प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 4 काम है, नागरिकता के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर मानने के लिए यानी कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया जाएगा। लेकिन ये जब मोरारजी देसाई आए, उन्होंने 44वां संविधान 1978 में 44वां यानी 44 CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 यानी 1978 में किया गया मोरारजी देसाई के द्वारा। तो उन्होंने बोला कि राष्ट्रपति की शक्ति ज़्यादा रहेगी और वो जो प्रधानमंत्री की शक्ति कम रहेगी, यानी कि ओवरड्यू हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो मानने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, और वो इस चीज़ को अपने पास यानी कि कोई भी सलाह अगर दी जाती है तो उस पर 14 दिन के तक कि वो उस चीज़ पे विचार विमर्श कर सकते हैं, ठीक है। ये सब है, ये मैंने बता दिया भैया, ठीक है। शक्ति प्रदान की गई है 44 बता दिया मैंने, ओरली है ना। ये सब हो गया। 52वां 1985 में बता दिया, दल बदल है ना। और 58वां 1987 में होता है, हिंदी को राजभाषा बनाया गया। हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया है किसको, संविधान प्राधिकरण पाठ हिंदी। 61वां संविधान 1988 में होता है,
कहीं कहीं पे 1989 लिखा होता है, कहीं पे 1988 लिखा होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। ये आता नहीं है, बस पूछा गया कि 21 से घटाकर 18 कब की गई, तो एक हिस्ट्री में था, मैंने बता दिया। 69 दिल्ली के लिए था, एनसीआर क्षेत्र बनाया गया 1991। 17वां क्या होता है, मैंने अभी बोला था 1992 में होता है राष्ट्रपति के निवासक मंडल की राष्ट्रपति राजधानी क्षेत्र दिल्ली क्षेत्र और पुदुचेरी, इनकी विधानसभाएं भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकती हैं। दिल्ली के पास कितनी सीटें हैं विधानसभा? 70 सीटें हैं, कमेंट करना एक बार। 71वां संविधान संशोधन 1992 कोंकणी मणिपुरी तथा नेपाली, ये मैं बता चुका हूँ। 73वां मैंने बता चुका हूँ, 74वां मैं बता चुका हूँ। 84वां देखो क्या होता है, 2001 में लोकसभा राज्य विधान सीटों का पुनर् 226 मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटें जो ये हैं, मतलब कैसी रहेंगी, मतलब जो हैं वही रहेंगी। 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने पर तक ये रोका गया है। लेकिन जो अभी सीटें हैं वर्तमान में 1971 जनगणना क्या बोलते हैं यार, इतनी देर हो गई पढ़ाते हुए तो जुबान फंसने लगी है। 1971 जनगणना जो सेंसस आया था उसके आधार पर जो लोकसभा और राज्यसभा में सीटें हैं आवंटित की गई। ठीक, 86 वाला क्या है, 2002 में शिक्षा के लिए मैंने बोला कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, इसमें 3 हुए थे, 21, 51 का 45, 39 भी हुआ था, इसमें लिखा नहीं है। 91 संशोधन क्या 2003 में हुआ था, मंत्रिपरिषद आकार में सीमित किया गया और 15%। हाँ, यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद 91 2003 में हुआ था, तो इसमें प्रधानमंत्री जो होती है मंत्रिपरिषद, उसमें 15% से अधिक नहीं हो सकती, 12 से कम नहीं हो सकते उसमें मंत्रिपरिषद जो बनाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर है या कोई स्टेट मिनिस्टर, तो इस तरह से। ठीक है, 92 क्या है, मैंने बोला कि BDMS याद रखो। 97 संशोधन 2011 में सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार 19 के तहत मौलिक अधिकार है, सहकारी समितियाँ आती हैं। 100वां संशोधन पता है कि आपको बांग्लादेश से 3 मेगा कॉरिडोर, ठीक है, 101 एक जयश्री से है, 2016 में आया, लेकिन 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ, 1 जुलाई 2017 में। 279A ये जीएसटी का अनुच्छेद है। 102 में याद रखना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी कि हमारा कह सकते हैं इसमें क्या आते हैं, 102 संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया 2018 में, कहीं के भी 2019 लिखा गया है, 2018 याद रखना। 102 किससे है, ये हमारा पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC से रिलेटेड है, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान, इसमें इकोनॉमिक्स वीकर जो होते हैं उनको 10% का आरक्षण दिया गया। और 104वां संविधान संशोधन है, उसमें कहा गया कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण में 10% की वृद्धि तथा लोकसभा और राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध को समापन किया जाएगा। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों को आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि की गई, यानी कि 2020 से 2030 तक की, ठीक है, नियत रहेंगी लोकसभा और विधानसभा में सीटें। ये 104 बहुत खतरनाक है यार, इतना खतरनाक कि दो चीज़ें हो रही हैं इसमें। एक तो SC और ST को आरक्षण देने की बात जो यानी 10 वर्ष वृद्धि कर दी गई, 2020 से 2030, 25 जनवरी 2030 तक रहेगा। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो लोकसभा है और विधानसभा है, इसमें आंग्ल इंडियन की जो प्रचलन था उसका समाप्त कर दिया गया। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, ठीक है। 105 की बात करें तो संशोधन अधिनियम 2021 में होता है। इसमें क्या होता है आपको पता है कि ये अधिनियम सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए था। SC EBC की पहचान करने के लिए, निर्दिष्ट करने के लिए राज्य के पास ये पावर आ जाएगी कि वो कौन OBC का है, कौन OBC का नहीं है। वो राज्य के पास शक्ति होगी तो उसको वो ऐड ऑन कर सकता है। 105 में 106वां संविधान संशोधन, ये महिला के लिए 33% आरक्षण की बात की जा रही है। कहाँ पर बात की जा रही है, तो ये आप देख लीजिए कि इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण मतलब 33% की बात हो रही है मित्र। कितने परसेंट की? 33% की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अधिनियम को नारी शक्ति वंदना अधिनियम कहा है। वाह वाह मोदी जी, 2023 में कितना बढ़िया अमेंडमेंट कर दिया तुमने। 106वां संविधान संशोधन 2023 में होता है। इसमें नारी शक्ति वंदनम ऐड ऑन करते हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब। और यहाँ पे 1/3 यानी कि 33% सीटों का रिजर्वेशन कहते हैं महिलाओं के लिए। और लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, दोनों में आरक्षण 33% मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो इतना ही राज्यपाल शक्ति एक बार रिकॉल कर देते हैं 100 के पास में, है ना। 105
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग घोषित करने की राज्य के पास शक्ति हो गई। 104 में 2 होते हैं, एक तो लोकसभा विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन था उनकी सीटों का समापन हो गया है, मतलब केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में किसके पास शक्ति है, राज्यपाल का। और इसमें एक और चीज़ की गई, 10 वर्ष वृद्धि की गई आरक्षण में 2020 से 2030 तक 25 जनवरी तक, ठीक है। और उसमें 3 में EWS आता है, 10% का आरक्षण दिया गया है। और 102 में हमारा क्या आता है, 102 में हमारा ST आता है, यानी कि उसके लिए आरक्षण की बात हो रही है। सामान्य बात किसकी हो रही है, राष्ट्रीय पिछड़ा, मैंने बोला यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, तो यहाँ पे OBC की बात हो रही है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इस तरह से ये 102 हमारा क्या है, 102 हमने बोला कि OBC यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 101 क्या है, 2016 में आता है, 2017 में इम्प्लीमेंट होता है 1 जुलाई 2017 में। और ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं GST एक्ट को डेडिकेटेड है, ठीक है। 100वां हमारा बांग्लादेश कॉरिडोर से है, और यानी कि बांग्लादेश से है। और बांग्लादेश में आपको पता है कि ये बांग्लादेश की सीमा जो है हमारे वेस्ट बंगाल से पूरी तरह से वो बाउंड्री बनाती है, पूरा कंप्लीटेड। लेकिन हम इंडिया में हमारा बांग्लादेश है, यानी वेस्ट बंगाल है, इसलिए हम वेस्ट बंगाल हमारे इंडिया में है, बांग्लादेश अलग नेबरिंग कंट्री है। तो इनके दोनों के बीच में जो सीमा रेखा है उसको हम लोग 3 बगहा कॉरिडोर बोलते हैं। ये लिखा नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा होता है। मैंने खेल ख़त्म कर दिया इसका। और कुछ बचा है क्या, हाँ ये बचा है, तो ये इम्पोर्टेंट है नहीं, ये हैंड राइटिंग मेरी समझ में आएगी नहीं तुमको, तो इसीलिए सब देख लो। अगर तुम चाहते हो इसको पढ़ना तो पढ़ लेना, अगर राइटिंग समझ में आए तो ठीक है। मैं इस तरह दिखा देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट होगा UP के लिए, है ना। तो ये पूरा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पहली महिला ओलंपिक संख्या PT उषा, मंगल पर रोवर संचालित बांग्लादेश सीमावर्ती देश, ये सब है ना। तो ये 16 जापान, उगते हुए सूर्य नेपाल, ये सब बोला जाता है जापान पर ही। तो दोस्त मैंने तो यार थोड़ी मेहनत कर दी आपके लिए। ऑल द बेस्ट सभी को, पेपर दीजिएगा अच्छे से ढंग से। और ये जो मैंने पढ़ाया आपके लिए, मतलब आपको, है ना, तो आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा आखिर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।